सत्ता बदलने वाली बात नहीं है, यह व्यवस्था बदलने वाली बात है। He said that. व्यवस्था में बदलाव नहीं आएगा, अब बार बार सत्ता बदलते रहिएगा, व्यवस्था वैसी की तैसे रहेगी। So the RTI is the व्यवस्था बदलने वाला कानून। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने रोल ऑफ मीडिया के बारे में। आज से हम शुरू करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर है उसी का ये पार्ट है, यानी गवर्नमेंट को कैसे अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। इंटरनल मैकेनिज्म हमने पहले डिस्कस किया था, एक्सटर्नल में हमने देख रहे थे रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, मीडिया। आज देखेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले एक डिफिनीशन हम देखते हैं कि ओपननेस का मतलब क्या होता है। ओपननेस क्या है? एक इजी एंड स्पीडी एक्सेस टू राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि ओपननेस जहां ज्यादा रहेगा, इसका मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तभी बोला जाएगा कि सिस्टम ओपन है। तो ओपननेस मतलब होता है स्पीडी एक्सेस टू राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर हम गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसका यह मतलब होता है कि लोगों को राइट दीजिए टू हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि गवर्नेंस के ध्येय से अगर देखा जाए तो राइट टू हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज ओपननेस। और जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, अगर उनके बारे में सारे रीजंस पता हो तो वो भी एक ओपननेस है, यानी गवर्नमेंट कैसा डिसीजन ले रही है, क्यों ले रही है, उसका बेसिस क्या है। तो इससे हम लोग गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकते हैं। तो ये भी ओपननेस का एक तरीका है, ओपननेस का एक उदाहरण है अगर हम कॉन्टेक्स्ट बात करें गवर्नेंस की। अब जो इन्फॉर्मेशन और ओपननेस है ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए कि ये पब्लिक अथॉरिटी को रियलाइज कराता है कि आप वर्क कर रहे हैं अपने ग्रेट मास्टर के लिए। ग्रेट मास्टर कौन है? ये है पब्लिक और पीपुल, यानी कि लोग ही जो है वो मालिक हैं, बाकी नौकरशाही एक तरह से उनको सर्व करने के लिए है, ब्यूरोक्रेसी उनको सर्व करने के लिए है। तो इंफॉर्मेशन और ओपननेस ये एहसास कराता है आपके हायर अथॉरिटीज को, एडमिनिस्ट्रेटर को, कि आप जो काम कर रहे हैं अपने पब्लिक के लिए कर रहे हैं, वही पब्लिक आपका ग्रेट मास्टर है। अगर ओपननेस रहेगा तो ये सिस्टम को क्या बनाता है? अकाउंटेबल बनाता है। तो इस संदर्भ में जो आरटीआई है वो एक फॉरमोस्ट मैकेनिज्म है, सबसे पहला यही एक मैकेनिज्म है जो कि एक ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी लाता है एडमिनिस्ट्रेशन में, और इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन अगर हम सारी इंफॉर्मेशन को अगर दे दें पब्लिक को तो वो भी स्टेट के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन स्टेट को हार्म करे उस इंफॉर्मेशन को हमें पब्लिक के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और आरटीआई के प्रावधानों में भी ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन स्टेट को क्षति पहुंचाए वो राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में नहीं आता। अब जब हम बात करते हैं आज के दौर के गवर्नेंस की, तो आज के दौर के गवर्नेंस में न्यू राइट फिलोसफी पे ज्यादा फोकस है। पब्लिक चॉइस अप्रोच भी देखिएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ज्यादा फोकस देखने को मिलेगा, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो ये जो सारी चीजें हैं मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस की हैं, इसलिए यहाँ पे ये सब चीजें नहीं बताऊंगा। लेकिन इन सब चीजों को लाने के लिए अगर हम लोग पब्लिक चॉइस अप्रोच को लाते हैं या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को लाते हैं तो ये दो डायमेंशन पर बेस्ड है। एक तो इंक्रीज पीपुल चॉइस, यानी कि लोगों के पास चॉइस हो कि ज्यादा से ज्यादा, यानी कि कोई भी सर्विस अगर लोग ले रहे हैं तो उनके पास चॉइस होना चाहिए। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कंपनियां चलाई जाती थी लोगों को मजबूरी में वही सर्विसेज लेनी पड़ती थी। तो ये जो चीजें हैं, पब्लिक चॉइस अप्रोच है, एनपीएम, ये बताता है कि नहीं, आंसरेबिलिटी होनी चाहिए और साथ साथ में पब्लिक के पास चॉइस भी होनी चाहिए। तो आंसरेबिलिटी भी एक प्रमुख डायमेंशन है अगर इन चीजों को हम लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है? आरटीआई जरूरी है, क्योंकि आरटीआई इन दोनों चीजों को फुलफिल करता है। अब हम नेक्स्ट शुरू करने से पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। उसको शुरू करने से पहले एक स्पीच देखते हैं अरविंद केजरीवाल का, जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड जब मिला था तो उनके प्रवर्तन करके एनजीओ था, उनके लिए, उनके कामों के लिए, यानी कि अरुणा रॉय का और इनका प्रमुख योगदान है। अरुणा रॉय को हमने शुरू में देखा और केजरीवाल का इनका प्रमुख योगदान है आरटीआई मूवमेंट में। तो थोड़ा उनका भी देखते हैं कि व्यू क्या है। I take heart from the fact that I stand here today not on my own achievements, but as a representative of the movement for the people's right to information that is thriving and growing in India. This award does not belong to me. It belongs to the entire right to information movement in India. It belongs to every such individual who has fought for transparency in governance. Some of them even faced violence and risked their lives. I stand before you today on behalf of all of them. Enactment of the Right to Information Act has ushered in a new era in Indian democracy. In a democracy, people are the masters and the governments exist to serve them.
but the situation is reverse in practice. Right to information has tilted the balance of power in favor of the most ordinary people. Starting from a small village in Rajasthan, this movement to empower the common people and make them the real masters in a democratic polity is now sweeping the country. It is catching the imagination in the rural and urban areas of the poor and the rich, of the educated and the illiterate, and of the privileged and the oppressed. They all see it as a new awakening, a fresh way of solving the problems of poverty, of hunger, and of disease which have plagued our country and many other countries of the world for hundreds of years. They are joined together, for they see this not as a battle between the government and the people, but as a historic battle where good people within and outside the government join hands to battle the corrupt and the apathetic. It is a fight for justice, for surely when people go hungry, it is not food, but justice that is in short supply. It is this movement for right to information that has, in a short span of a few years, challenged the very basis of bureaucratic patronage and corruption that has plagued our society for centuries. The right to information has been widely understood in cities, towns, and villages by housewives and shopkeepers, by executives and students, by workers and laborers, as our right to demand accountability from the government. You spend our money, you give us our accounts, and you are paid from our money, so you answer to us. Right to information has emerged as an extremely powerful tool in the hands of most ordinary people to fight injustice and corruption. It has given voice to the voiceless. Nannu, a very poor daily wage laborer, got his food card without bribes within a few days when he used right to information. He was harassed for 3 months before that. Triveni, another poor woman who lives in slums, started getting her subsidized food from the government after she used right to information. Her food was being siphoned off before that. Right to information has brought hope to all such people. It has given them the strength to be able to fight injustice. Prem Sharma, who is 74 years old, got his passport the day he went to file his RTI application, though it had been denied to him for 6 months because he refused to pay bribes. Use of right to information led to roads being made and repaired for the first time on the ground, though for years they were being made and repaired on paper. It has led to honest officers being protected and the corrupt ones being prosecuted. But most important of all, it has led the people of India to feel empowered, perhaps for the first time in their long and colorful history, empowered to stand up and demand answers from the government. It has energized the nation, and even as we speak, this energy is spreading like wildfire across the cities, towns, and villages of India. It is this movement for the right to information that I represent as I stand here. It is on behalf of these thousands of people across India and my immediate associates in Parivartan that I accept with great humility the award that you confer on me today. As a great statesman once famously said, "They are the lions. I only have the privilege to be called upon to roar for them." Thank you. अभी हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए कैसे कैसे ये आरटीआई आया और कैसे कैसे दूसरे देशों ने अपने यहाँ इसका कानून बनाया है। तो आरटीआई सबसे पहले शुरू होता है स्वीडन में। स्वीडन जो है वो पहला देश बना जहाँ पे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन उसके लोगों को दिया गया 1766 में। उसके बाद यूएस से आपको दिखता है 1996 में ये कानून लेके आया है। कनाडा, न्यूजीलैंड 1982 टू 1983, यूके 2000 में ये कानून लेके आया है। लेकिन जो सबसे पहला, अगर भारत की हम बात करें तो सबसे पहला आधार इसका रखा था नेवाती बाई ने। ठीक है, ये क्या किया था इन्होंने कि एक ये जिस जहाँ रहती थी वहाँ के बीडीओ ने
जो डेवलपमेंट के कार्य करवाए थे अपने अपने एरिया में, पंचायत में, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उसको नहीं दिया जा रहा था गांव के लोगों को। तो उन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट किया, धरना किया, और ये पहला कदम था ओपननेस लाने का और ट्रांसपेरेंसी लाने का पूरे सिस्टम में। तो ये बेवारी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी, जो कि राजस्थान में है। अब इनके एजुटेशन को देखकर वहां के जो सीएम थे भैरव सिंह शेखावत, उन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेशन को कि वीडियो को बताया कि नहीं, आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना होगा, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना होगा। तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज किया, तो ये पता चला कि फंड तो सारे एलोकेट हुए थे और सारे फंड खर्च भी हुए थे, लेकिन जो भी डेवलपमेंट का कार्य उस पंचायत में हुआ नहीं था। यानी कि जो भी रोड वगैरह बनने थे, जो भी घर वगैरह बनने थे, वो सारे चीज बने नहीं थे, लेकिन पेपर पे वो चीज दिखा। अब इसी जंक्चर पे एक ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसका नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन। इसको अरुणा राय ने एस्टेब्लिश किया था 1990 में, जिसका सबसे पहले हमने वीडियो देखा था। तो अरुणा राय ने ये केस लिया और ये एक तरह से मूवमेंट चलाया गया ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस लाने का। तो ये मूवमेंट धीरे धीरे वहां से, यानी बेवारी डिस्ट्रिक्ट से और सारे डिस्ट्रिक्ट में फैल गया, जैसे अजमेर, भिलवाड़ा, पाली, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में ये मूवमेंट चला गया, ये सोशल मूवमेंट। और उसके बाद एक राजस्थान ने नया एक्ट लेके आया, मतलब स्टेट लेवल पे राजस्थान आरटीआई एक्ट। तो जो आरटीआई एक्ट हम 2005 की बात करते हैं, वो सेंटर का है। चूंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, तो सेंटर अपना अलग लॉ लेके आता है और स्टेट अपना अलग लॉ बनाता है। तो राजस्थान जो है वहां पे इनके मदद से, यानी इनके जो भी सोशल एक तरह से कहें तो मूवमेंट जो हुआ था, उसके बदौलत ये राजस्थान आरटीआई एक्ट आया। अब नेशनल लेवल पे बात करते हैं, तो सबसे पहले एक मैथ्यू कमीशन था। मैथ्यू कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया 1982 में, और उन्होंने बोला था कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस लाने की जरूरत है। उसके बाद क्या हुआ कि वीपी सिंह की सरकार आई, और वीपी सिंह की सरकार ने बोला कि हम आरटीआई लेके आएंगे, लेकिन वो फेल हो गए। उसके बाद क्या था, तो 1995 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया कि खुद से एक ब्लूप्रिंट और ड्राफ्ट तैयार किया आरटीआई का, और इनके ड्राफ्ट के आधार पे 9 स्टेट जो थे, उन्होंने अपना स्टेट का आरटीआई बिल पास किया। और आधार क्या था, यही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था। तो उसमें 9 स्टेट थे। सबसे पहले था तमिलनाडु, जिसने 1997 में सबसे पहला ये एक्ट लाया। उसके बाद गोवा 97 में, उसके बाद राजस्थान ने, उसके बाद कर्नाटक ने, फिर दिल्ली में, फिर महाराष्ट्र ने, फिर असम ने, फिर एमपी ने, फिर जे&के ने 2004 में अपना स्टेट का आरटीआई एक्ट लेके आया। सेंटर पे फिर हम आते हैं 1997 में गवर्नमेंट ने एक अपॉइंट किया वर्किंग ग्रुप। ठीक है, आरटीआई पे वर्क करने के लिए एक कमिटी बनाएगी, वर्किंग ग्रुप बनाया गया। इसको हेड किया एचडी सॉरी ने। इन्होंने भी एक ड्राफ्ट तैयार किया, और उस ड्राफ्ट के बदौलत सबसे पहले आया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल। अब ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल जो था, ये पास हुआ 2002 में, और 2002 में ये एक्ट बन गया। लेकिन इसमें काफी खामियां थी। इसके लिए पब्लिक ने और मीडिया ने काफी इसको क्रिटिसाइज किया कि ये बहुत कमजोर है, डाइल्यूटेड है और वीक है। तो उसके बाद फिर सरकार ने, नेशनल एडवाइजरी बोर्ड ने काफी रिकमेंडेशन दिए कि नहीं, इसमें बहुत सारी परेशानियां हो, और भी लोगों ने, मीडिया ने काफी ऐसे सुझाव दिए। उसके बाद काफी चेंज हुए, और लगभग 150 अमेंडमेंट किया गया इसमें, किसमें, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल में। 150 अमेंडमेंट करने के बाद यही फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल आगे बना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो यही सारी हिस्ट्री है कि कैसे कैसे इंडिया में आया। तो यानी आरटीआई के आने से पहले कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई ऐसा मैकेनिज्म और इंस्टीट्यूशन नहीं था और प्लेटफॉर्म नहीं था जिसके थ्रू आप कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। लेकिन आरटीआई एक्ट आने के बाद आपको पता है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना हुई, स्टेट के लिए अलग और सेंटर के लिए अलग। और ये इंस्टीट्यूशन है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहे हो तो इनके पास आप डायरेक्टली जा सकते हो। तो एक तरह से प्रॉपर मैकेनिज्म आया जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। इससे क्या हुआ कि आरटीआई ने काफी ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस लाया एडमिनिस्ट्रेशन में, और इससे अकाउंटेबिलिटी बरकरार हुई। तो ये हमने थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा इसका। चलते हैं आगे देखते हैं कि आरटीआई फंक्शन कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर समझने के बाद आपको धीरे धीरे आगे क्या प्रोविजन है एक्ट का वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं आरटीआई जो है वो सेंटर के लिए अलग है और स्टेट के लिए अलग है। अलग इन द सेंस कि जो मैकेनिज्म स्टेट का है वो थोड़ा सा अलग है और सेंटर का भी अलग है। देखते हैं सेंटर में क्या है। तो सबसे पहले सेंटर में सबसे ऊपर होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये आरटीआई का इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके लिए है, और आप कुछ भी अपील करोगे तो यहां कर सकते हो। अब इस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को हेड करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इनके अंदर रहते हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स।
अब यहाँ रूल है कि 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते, लेकिन ये 10 भी पूरे नहीं होते, 10 से कम होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट है 10। अब मोदी सरकार की बहुत आलोचना भी होती थी 2018-19 के दौर में कि केवल काफी कम इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, अपॉइंटमेंट ज्यादा कर हुआ नहीं है, इससे पेंडिंग केसेज और ज्यादा बढ़ते हैं। तो बहरहाल इस पे आते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की इनको असिस्ट करने के लिए 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं या 10 से कम भी हो सकते हैं। इन इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अंदर होते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर, जिसको पीआईओ कहा जाता है, और पीआईओ के अंदर आता है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर के नीचे ये जो लोग हैं ये इंस्टीट्यूशन वाइज होते हैं। कहने का मतलब अगर सेंटर के अंदर 100 ऑर्गेनाइजेशन है तो 100 ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग अलग पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर होंगे और उनके अंदर अलग अलग असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए दे दें कि मान लीजिए कि ये यूपीएससी है, ठीक है, और इधर कोई एक और अलग कॉर्पोरेशन है, ठीक है, तो ये सबके अलग अलग पीआईओ होंगे, ठीक है, और उनके अंदर अलग से एक असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर होगा। यहां से आपको अगर जवाब नहीं मिलता है तो फिर आप अपील कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये नीचे वाला ये जो पोर्शन रहता है ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अंतर पड़ता है। वही स्टेट में हम देखें तो स्टेट का भी अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, और इस स्टेट इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन नहीं बोल रहा हूं, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को हेड करते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब इस स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। 10 नहीं होते, मतलब 10 या उससे कम हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब इस इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अंदर पीआईओ होते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर, और पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर के अंदर होते हैं असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर। जैसा कि मैंने सेंटर में बताया, स्टेट के लिए भी जितने भी स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन होंगे, स्टेट के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होगा, ऑफिस होंगे, सबके लिए अलग अलग होंगे पीआईओ और असिस्टेंट पीआईओ। अगर 100 है तो 100 अलग से असिस्टेंट पीआईओ होंगे और पीआईओ होंगे। जैसे अब मान लीजिए बीपीएससी है तो बीपीएससी के लिए एक अलग होगा पीआईओ और उसके अंदर में। फिर आप इसके जवाब से संतुष्ट नहीं है तो यहाँ अपील कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया कि खाका कैसा होता है, लेकिन इनकी कुछ टेनियर है, फिक्स है, या रूल्स रेगुलेशन है, कैसे अपॉइंटमेंट होता है वो देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसको हेड किया जाता है चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा, जिसको असिस्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के द्वारा। वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नंबर में 10 या 10 से कम हो सकते हैं। इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का प्रेसिडेंट के द्वारा। अब इनके अपॉइंटमेंट में एक कमिटी बैठाई जाती है। कैसे अपॉइंट किया जाता है? तो एक कमिटी होती है जिसमें पीएम रहते हैं, अपोजिशन लीडर रहते हैं, और पीएम के द्वारा अपॉइंट किया गया एक कैबिनेट मिनिस्टर रहता है। यानी कि 3 लोग मिलकर किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस आदमी को बनाना है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और वो रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट उस पर अपना मुहर लगाते हैं और इनको अपॉइंट करते हैं। यानी कि अपोजिशन लीडर, पीएम, और पीएम के द्वारा अपॉइंट किया गया एक कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। रैंक जो होता है चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, वो सिमिलर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। ये देखिए, यहां ध्यान देने वाली बात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो पे, पैकेज, प्रिविलेज जो भी होगा वो सिमिलर रहेगा, पे, पावर, सब कुछ किसके? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, ये दोनों बराबर होंगे। वैसे ही इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे उनका बराबर होगा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के, यानी कि ये सेकंड वाला, इनका जो होगा ये इक्विवेलेंट होंगे किसके? इलेक्शन, जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके, और ये किसके इक्विवेलेंट होंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। यानी कि इलेक्शन कमीशन पे भी स्टेट में अलग रहता है, सेंटर में भी अलग रहता है। वैसे ही स्टेट वाला स्टेट के लिए और सेंटर वाला सेंटर के लिए। यानी कि सेंटर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर इक्विवेलेंट होंगे किसके? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर इक्विवेलेंट हो गए सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर के। चलिए यहां तक समझ में आ गया। इनका जो सर्विस होगा वो 5 साल के लिए सर्विस देंगे और 65 साल, दोनों में से जो पहले आ जाए उसके लिए। अगर 5 साल का टेनियर पहले पूरा होता है, मान लीजिए कि 50 साल के हैं तो 55 पे रिटायर कर जाएंगे। मान लीजिए 63 पे बहाली हुआ है तो ये 67-68 तक नहीं जाएंगे, ये 65 पे ही रिटायर हो जाएंगे, व्हिच एवर इज अर्लियर। इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनका दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो उनके अंडर 10 या 10 से कम है उनको दोबारा रीअपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन टोटल 5 साल के लिए। मान लीजिए कि 2 साल के लिए वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे तो आगे वो 3 साल के लिए ही चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे। जैसा सेंटर में है सेम स्टेट में भी रिप्लिकेट होता है। जो स्टेट के जो चीफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनको भी असिस्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के द्वारा। उनकी भी संख्या 10 से कम होती है। इनका रैंक इक्विवेलेंट होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के जैसा। यानी कि यहां सेंटर का इलेक्शन कमिश्नर जो था
उसके इक्विवेलेंट था। यहाँ स्टेट का जो एक इलेक्शन कमिश्नर होगा उसके इक्विवेलेंट इनका रैंक होगा। इंफॉर्मेशन कमिश्नर का वहाँ इलेक्शन कमिश्नर थे, लेकिन यहाँ चीफ सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होगा। यानी कि ये जो सेकंड वाला है यहाँ पे किसके इक्विवेलेंट होगा? चीफ सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद इसको कौन अपॉइंट करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक कमिटी होती है जिसमें सीएम होते हैं, वहां पीएम थे, यहाँ स्टेट में सीएम होगा, अपोजिशन का लीडर होगा और एक स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर होगा जिसको अपॉइंट करेंगे कौन? सीएम। ठीक है, तो ये और 65 साल इनकी अवधि होती है और 5 साल तक ये सर्विस कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही रीअपॉइंटमेंट तो है लेकिन वो 5 साल के लिए है। अब मोदी सरकार ने 2019 में एक बिल लेके आया था, आरटीआई अमेंडमेंट बिल, ये 2019 है। इसमें क्या कहा गया था कि इस चीज में कुछ बदलाव किया गया था जिससे बहुत चिलमचिली मची थी, मीडिया में बहुत दिन तक न्यूज रहा। उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं आया, तो फिर मैंने नेट पे ढूंढने भी कोशिश की कि इसका बिल का क्या हुआ, एक्ट बना कि नहीं बना। तो ये पता चला कि ये लोकसभा के द्वारा पास हो गया है, राज्यसभा के द्वारा भी पास हो गया है, लेकिन अभी प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिला है, इसलिए अभी इसको एक्ट नहीं बोला जाएगा, अभी बिल ही बोला जाएगा। जैसे पीआरएस की अगर वेबसाइट पे हम जाएं तो वहां पे यही दिखता है कि ये अभी इसको बिल में ही दर्शा रहा है, यानी कि इसका मतलब इसको एसेंट मिला नहीं है अभी प्रेसिडेंट का। तो कंट्रोवर्सी क्या थी कि आरटीआई में, कि आरटीआई के जो ओरिजिनल बिल था और जो ओरिजिनल एक्ट था 2005 का, उसमें अमेंडमेंट किया गया है। वो अमेंडमेंट क्या है उस पर देखते हैं। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो पुलिस होते हैं, ठीक है, जो पुलिस प्रशासन हो, वो नेताओं से डरती क्यों है? डरती इसलिए है कि नेताओं के हाथ में प्रमोशन होता है या उनका ट्रांसफर होता है, ठीक है, उनको कहीं दूसरी जगह भी पोस्ट कर सकते हैं, तो इनका टेन्योर वगैरह ये कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए ये नेताओं से थोड़ा डरे क्या रहते हैं, मतलब कि खुल के एक्शन नहीं ले पाते। तो इस प्रोविजन को बस याद रखिए यहीं तक। अब आते हैं कि इसमें क्या बदलाव हुआ है। तो सेंटर ने क्या किया है कि पहले जो इनका पे, अलाउंसेस, टेन्योर वगैरह क्या था, पहले इनका फिक्स था। जैसा हमने डिस्कस किया कि जो चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर सब कुछ होगा, इंफॉर्मेशन कमिश्नर का इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर होगा, यानी कि ये सब चीज हमने डिस्कस किया था। यानी कि उनका टेन्योर फिक्स था, 65 साल 5 साल, सैलरी भी फिक्स थी, सब कुछ एकदम फिक्स था। वैसे ही स्टेट में हमने देखा था कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के इक्विवेलेंट होंगे स्टेट के स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होंगे, और जो पे, पर्क्स, पेंशन वगैरह सब कुछ टेन्योर जो भी होगा इनका फिक्स होगा, जैसा कि इनका है इलेक्शन कमिश्नर का। लेकिन अब इस एक्ट में ये जो नया बिल लेके आ रहे हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो क्या कर रही है, वो कह रही है कि जो भी टेन्योर होगा, पे होगा, टर्म्स ऑफ सर्विस जो भी होगा, वो डिसाइड करेगा सेंटर। ठीक है, पहले फिक्स था, लेकिन अब यहां पे सेंटर अपने हाथ में ले लिया कि हम सेंटर डिसाइड करेगा, और वो भी ऑन केस टू केस बेसिस। केस टू केस बेसिस कहने का मतलब है कि हम देखेंगे कि आगे क्या होगा, यानी कि हम देखेंगे कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, किसका क्या है, तो हम नोटिफिकेशन निकाल के इसमें चेंजिंग लाते रहेंगे। ठीक है, और ये जो सारे हैं, जो सेंटर के और स्टेट के भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये सभी आ जाएंगे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, तो अब यहां पे और एक बिल में ये लोग बदलाव ला रहे हैं कि पहले क्या था कि ये जो सर्विस करते थे तो इनका पेंशन कट जाता था। मान लीजिए कहीं से रिटायर होंगे तो उनको पेंशन मिल रहा था, ठीक है, तो वो पेंशन क्या था, पेंशन कट जाता था, जो उनकी सैलरी मिलती थी उसी में वो भी ऐड करके आता था, पेंशन अलग से नहीं मिलता था। अभी क्या है कि इसमें पेंशन नहीं कटेगा, इसमें सैलरी के साथ साथ पेंशन भी मिलेगा। ठीक है, जो नया बिल लेके आ रहे हैं। अब इसमें अपोजिशन क्या कह रहा है कि जैसे कि बहुत सारी डिग्री मांगी गई मोदी की, कहाँ पे है, पीएम की डिग्री, या एनपीए से रिलेटेड डाटा लोग आरटीआई से मांगते हैं, या डीमोनेटाइजेशन से डाटा मांगते हैं, या आरबीआई से कोई डाटा मांगता है कि कितने नोट वापस आए। तो ये क्या है कि अगर ये आप प्रोविजन ला दोगे तो हो सकता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या स्टेट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, वो आपको डेटा नहीं देगा क्योंकि वो डायरेक्टली आपके अंडर है। तो आपको एम्बेरसमेंट फील ना हो सेंटर को, इसलिए वो डाटा प्रोवाइड नहीं करेंगे। इससे क्या होगी कि न्यूट्रलिटी जो है इनकी वो कंप्रोमाइज हो जाएगी, और वो चूंकि आप पेंशन इनको दे रहे हो, वो भी पे एंड अलाउंसेस सारा टर्म्स ऑफ सर्विस केस टू केस बेसिस पे, तो ये आपके अपीजमेंट के लिए काम करेंगे। अपोजिशन इसमें ये बोल रहा था, लेकिन सेंटर का जस्टिफिकेशन क्या है वो सुनते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि आरटीआई को इंस्टीट्यूशनल बना रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल इन द सेंस कि पहले जो है 2003-2005 में आप जो लोग एक्ट लाए थे यूपीए की गवर्नमेंट में, उसमें क्या था कि सही से आपने टर्म्स ऑफ सर्विस वगैरह डिटेल से बनाया नहीं था, तो हम इसको और ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं सारी चीजों को। और इनका दूसरा तर्क ये था कि जो सीआईसी का पावर है,
सेंटर का जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसका पावर है सुप्रीम कोर्ट जज के इक्विवेलेंट और साथ में इलेक्शन कमिश्नर के इक्विवेलेंट। लेकिन आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट जो जज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अनुसार इनको बनाया गया है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जबकि आपका जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक्ट के द्वारा बनाया गया है। तो इनके पावर और इनके पावर को इक्वल रखना सही नहीं है, ये सेंटर का जस्टिफिकेशन है। फिर सेंटर बोलता है कि जब हम सारे स्टैट्यूटरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, यानी कि सब उनका जो भी पे अलाउंसेस टर्म्स ऑफ सर्विस हम मैंडेट करते हैं, तो ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ये एक्सेप्शन क्यों रहेगा, हम इनका भी करेंगे। तो ये सेंटर का जस्टिफिकेशन है और ये अपोजिशन का जस्टिफिकेशन है। अब इस सारे तालमेल से एक ही बात सामने आ रही है कि ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक तरह से सरकार की अकाउंटेबिलिटी को ये इंश्योर करता है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है और उस पर पैनी नजर बनाए हैं, ठीक है। तो अगर सेंटर ये एडमिनिस्ट्रेशन को ही ये एक तरह से वॉच डॉग का काम कर रहा है उस पे, और उसके पे अलाउंसेज वगैरह सब चीज टर्म्स ऑफ सर्विस को आप डिक्टेट करने लगोगे, तो ये क्या होगा, आपके विम्स और फैंसेस के अनुसार काम करेगा, ये न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो मूल चीज ये है कि इसमें थोड़ा गड़बड़ियां है और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। चलते हैं आगे। अब देखते हैं हाइलाइट्स क्या है। आरटीआई एक्ट जो बना था उसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या है और कैसे है। तो कवरेज देखते हैं कि सबसे पहले ये कवरेज कहाँ होगा। तो ये जो उस समय का एक्ट था उसका है कि जम्मू और कश्मीर को छोड़ के ये सारे इंडिया में प्रभावी होगा, लेकिन क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का अलग है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, लेकिन अब चूंकि 370 में चेंजिंग आ गया है तो ये लागू नहीं होगा, ये सभी जगह एप्लीकेबल होगा। इसके जुरिस्डिक्शन में कौन कौन आते हैं, तो सारे पब्लिक अथॉरिटी इसके जुरिस्डिक्शन में आएंगे, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जिसको एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। यानी कि यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं जो उनके अंडर काम करते हैं इसके अंदर आएंगे। इसका मतलब है कि इसमें पंचायत भी आएंगे, म्यूनिसिपैलिटीज भी आएंगी और अदर लोकल बॉडी भी आएंगी इस एक्ट के प्रीव्यू में, ठीक है। इसके साथ साथ कोई भी और अलग इंस्टीट्यूशन जिसको कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या उसको फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, नॉट फुल्ली बट सब्सटेंशियली, थोड़ा बहुत भी, वो भी इसके दायरे में आएंगे, ठीक है। और इसके दायरे में जितने भी एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं से फाइनेंस मिल रहा है, कहीं से सब्सिडी मिल रहा है, सारे इसके जुरिस्डिक्शन में आएंगे। तो ये इसका जुरिस्डिक्शन हो गया। अब देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। यानी कि सरकार जो भी अपना डिसीजन लेती है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन लेते हैं वो बहुत सारे फॉर्मेट में हो सकता है। वो इधर रिकॉर्ड में भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट, मेमो, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, पेपर, सैंपल, मॉडल, डाटा मटेरियल, कुछ भी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, ये सारे क्या है, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो आप एज ए पब्लिक आप इन सब चीजों को एक्सेस कर सकते हो। ये हो गया इंफॉर्मेशन। अब राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है इस एक्ट के अनुसार, कि आप गवर्नमेंट को जो भी काम है उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो, यानी कि उसके डॉक्यूमेंट को देख सकते हो, उसको रिकॉर्ड को देख सकते हो, ठीक है। जो भी नोट्स है उसकी एक्सट्रैक्ट आप ले सकते हो, जो भी है फाइल है उसका कॉपी आप मांग सकते हो, ठीक है। सैंपल्स मांग सकते हो अगर कहीं कुछ वर्क चल रहा है तो उसका, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी डेटा कंप्यूटर वगैरह सब सेव है, ये सारे डेटा आप सीख कर सकते हो, आपके राइट टू इंफॉर्मेशन में ये दिया हुआ है। और जो भी चीजें जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में आती हैं उन चीजों को भी आप मांग सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। अभी देखिए इसमें एक और क्लॉज दिया है कि जो भी इंफॉर्मेशन जो कि डिस्कस हो रहा है पार्लियामेंट में, यानी पार्लियामेंट में जो भी चीजें अगर डिस्कस हो सकती हैं तो उसको जो है सिटीजन वो सीख कर सकता है, वो डेटा आपको देना पड़ेगा। अगर वो पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है तो आप डिनाई नहीं कर सकते, जो भी चीजें अगर पार्लियामेंट में अवेलेबल है तो वो जो सिटीजन है उनको भी अवेलेबल होगी। चलते हैं आगे देखते हैं कि कुछ चीजें हैं जो कि इसके प्रीव्यू से बाहर रखी गई हैं, जो कि ओपन नहीं है, उसको आप नहीं ले सकते हैं। वैसी चीजें, वैसा इंफॉर्मेशन जो सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को क्षति पहुंचाए भारत की, या साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हो भारत के, जो कि सही नहीं हो, किसी फॉरेन स्टेट के पास पहुंच जाए या ऐसा हो जाए, तो वो सारे इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दी जा सकती। और ऐसा इंफॉर्मेशन जिसके चलते कोई ऑफेंस हो वो भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। किसी कोर्ट ने या किसी ट्रिब्यूनल ने मना किया है कि इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करना है, अगर ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होगा तो ये एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, तो वही भी इंफॉर्मेशन आपकी नहीं दिया जाएगा। इंफॉर्मेशन जिससे, जैसे कोई भी पार्लियामेंटेरियन है उनका प्रिविलेज होता है, जैसे
जो भी पार्लियामेंटेरियन हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर में जाते हैं तो उनको कुछ अलग से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ना हो उस इंफॉर्मेशन से, तो वो भी इंश्योर करना है, वो भी इंफॉर्मेशन नहीं जाना दिया जा सकता है। कमर्शियल और ट्रेड सीक्रेट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, ठीक है, तो ये एक तरह से कंपटीशन को जो क्षति पहुंचाए वैसा इंफॉर्मेशन भी नहीं देना है, ठीक है। ऐसा इंफॉर्मेशन की जो फ्यूडिशियरी हो, जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है क्लाइंट और लायर के बीच में, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, किसान के बीच में, या पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, इस तरह का इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया जा सकता, ठीक है। अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी फॉरेन गवर्नमेंट में दिया है आपको और वो कॉन्फिडेंशियल है, वो भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता, ठीक है। अगर किसी की पब्लिक सेफ्टी और पर्सन को ये लाइफ को क्षति पहुंचाती, वो भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी कोई इंफॉर्मेशन है वो भी नहीं दिया जा सकता। और अगर किसी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या किसी का प्रोसिक्यूशन चल रहा है, तो अगर उसको भी क्षति पहुंचाए तो वो भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया जा सकता। कैबिनेट के पेपर, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं मिनिस्टर और सेक्रेटरीज के द्वारा, वो भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन कब तक? जब तक कि वो डिसीजन हुआ नहीं है। अगर डिसीजन हो जाए और इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो उसके बाद भी वो डिसीजन दिया जा सकता है। ये तो है कि इस प्रकार का कोई भी चीज नहीं शेयर किया जा सकता इस एक्ट के अनुसार। लेकिन इसमें एक लाइन और जोड़ दिया जाता है कि ऑल एग्जाम्पशन सब्जेक्ट टू पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड। अगर ग्रेव पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो इंफॉर्मेशन एकदम जरूरी है तो वो कितना भी सीक्रेट हो आपको उसको शेयर करना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कौन डिसीजन लेगा कि ये दिया जा सकता है इंफॉर्मेशन, नहीं दिया जा सकता, ये सब छोड़ दिया गया है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के हाथ पे, और जो उनके ऊपर जो एप्लीकेट अथॉरिटीज हैं उनके हाथ में ये दिया गया है। चलते हैं आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, अब कुछ इंस्टीट्यूशन है जिसको इसके प्रीव्यू में नहीं रखा गया है, यानी कि इससे बाहर है। जैसे सिक्योरिटी एजेंसी है, जैसे कि IB, RA, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, ये सब इंफॉर्मेशन, ED हो गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो गया, एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, BSF, CRPF, ITBP, NSG, असम राइफल, CID, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका इंफॉर्मेशन आप इनसे सीख नहीं कर सकते। लेकिन इसमें भी एक क्लॉज दिया गया है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड हो करप्शन से या ह्यूमन राइट से तो उसको दिया जा सकता है। लेकिन उसमें कौन? सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन उसमें हस्तक्षेप करेगा, उन्हीं के अप्रूवल के बाद इनसे रिलेटेड डाटा आपको दिया जाएगा। ये तो हम लोग देख लिए कौन कौन एक्सक्लूडेड है और क्या क्लॉज है। अभी देखते हैं एप्लीकेशन का क्या प्रोसीजर है। एप्लीकेशन आप इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकते हो, यानी कि PC से दे सकते हो ऑनलाइन जाके, या आप इंग्लिश में या कोई भी लोकल लैंग्वेज में, जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी इंग्लिश आए भी, एक सादे कागज पे आप लिख के कोई भी इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हो। अब इसमें दिक्कत यह है कि बहुत सारे स्टेट्स के सर्वर बने ही नहीं है उस टाइप से कि ऑनलाइन फाइल करने के लिए RTI, और बहुत सारे के बने हैं तो डाउन भी रहते हैं, जैसे बिहार का डाउन ही रहता है हमेशा, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ऐसे आप इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। दूसरा है रीजन फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन नीड नॉट टू बी गिवन। आप उसमें विषय में ये डालना जरूरी नहीं है कि मैं इस चीज के लिए मांग रहा हूँ इंफॉर्मेशन, मांग रहा हूँ तो मांग रहा हूँ, बस वैसा ही है। और फी आपको प्रिस्क्राइब्ड फी है, ये स्टेट टू स्टेट अंतर पड़ता है, कहीं 10 रुपए है लगभग हर जगह पे। अगर आप BPL सूची में है तो आपको ये फी भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। टाइम लिमिट क्या है, कितने दिन में रिप्लाई आना चाहिए? तो 30 दिन के अंदर, आप जैसे डेट ऑफ एप्लीकेशन लेटर पहुंचा उसके 30 दिन के अंदर रिप्लाई देना है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ या लिबर्टी को कोई क्षति पहुंचा रहा है इंफॉर्मेशन तो 48 घंटे के अंदर है उसको इंफॉर्मेशन को देना होगा, ठीक है। अगर उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो टाइम लिमिट जो है वो 40 दिन होगा, 30 दिन की जगह और एक्स्ट्रा डेज दिए रहेंगे। जैसे कैसे आप कोई भी इंफॉर्मेशन सीख करोगे, आप मान लीजिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन है BPSC, ठीक है, तो मैं इससे कुछ इन्फॉर्मेशन अगर सीख करना होगा तो मैं इसको लेटर लिखूंगा। किसको लिखूंगा? PIO को लिखूंगा। अब PIO को मैं लेटर दूंगा तो अब इसमें हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, यानी कि BPSC को कंसल्ट करना पड़े कहीं और से ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो उसमें 10 दिन और एक्स्ट्रा आ जाता है, 10 डेज एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप BPSC ने सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया आपको तो इसी के ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर जो होता है PIO, उसको आप दोबारा अपील कर सकते हो। अगर यहां से भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा हो तब आप कहां जंप करेंगे? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो, वहां पे आप अपील करोगे, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो दूसरा अपील होगा वो आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पे होगा। अगर सेंटर का है तो डायरेक्ट आपको स्टेट जाने की जरूरत नहीं है। सेंटर का अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि वहां आप अपील के लिए, ठीक है। तो यहाँ 10 दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो। अगर 30 दिन के अंदर आपका आंसर नहीं मिल रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने या वहां के PIO ने रिफ्यूज किया है इन्फॉर्मेशन देने से, यानी कि ये जो भार भी है वो सामने वाले पे जाता है। चलते हैं आगे।
आगे देखते हैं अपीलेट अथॉरिटी। तो जो अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आप किसको कंप्लेंट करोगे और ऊपर किसको जाओगे। तो इसमें सबसे पहले दो तरह के अपील होते हैं, एक है इंटरनल अपील और दूसरा है एक्सटर्नल अपील। इंटरनल अपील देखते हैं कि जो पहला अपील है, ठीक है, ये आप क्या करेंगे कि जो पीआईओ होगा उससे जो सीनियर मोस्ट अधिकारी होगा उसको पहला अपील करोगे, ठीक है। 30 दिन के अंदर जब से वो डिसीजन लिया, ठीक है, यानी कि जब उसका जवाब आया उसके 30 दिन के अंदर आपको फाइल करना होगा, ठीक है। और अगर सामने वाला जवाब नहीं देता है, ठीक है, तो जो अपीलेट अथॉरिटी है उसको कंडेन कर सकती है। अब हो सकता है कि आपको जो जवाब है 30 दिन के अंदर नहीं मिला, ठीक है, ज्यादा टाइम लग गया, तो पावर दिया गया है अपीलेट अथॉरिटी के पास कि उसको माफी कर दे या उसको वेव ऑफ कर दे, ठीक है, उसको दंडित ना करे, ठीक है। उसके पीछे रीजन हो सकता है, जैसे इलनेस हो सकता है, कहीं फॉरेन टूर पर गया हो या कुछ हो, तो उसके कारण उसको माफ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पहला इंटरनल अपील आप किसको करेंगे, जो ऑफिसर सीनियर होगा पीआईओ से सेम ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आप अपील करेंगे, जो भी 30 दिन के अंदर जो आता है आपका वहां से। एक्सटर्नल अपील आप कब कर सकते हो, ये सेकेंड अपील होगा। ये आप कर सकते हो किसको, सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को कर सकते हो, ठीक है। 90 दिन के अंदर आप इसको कर सकते हो जब डिसीजन आया है, ठीक है। अब इसमें भी अपीलेट अथॉरिटी को पावर दिया गया है कि वो सफिशिएंट कॉज के साथ कंडेन कर सकता है। अगर कुछ डिले है इन्फॉर्मेशन आने में तो सफिशिएंट कॉज के साथ वो माफ कर सकता है, उसके नीचे वाले को छोड़ सकता है कि ठीक है, उसके पास पावर है अपीलेट अथॉरिटी के पास डिसाइड करने की कि आखिर डिले क्यों हुआ इसका। अब देखिए इंटरनल अपील है, इसको 30 दिन के अंदर डिस्पोज करना है, ठीक है, और इसको 15 दिन तक एक्सटेंड कर सकता है किसी भी केस में, लेकिन 45 दिन से ज्यादा तक आप इसको समय नहीं दे सकते। यानी कि जो पहला अपील है, ठीक है, आपको वो रिप्लाई मिल गया, पहला 30 दिन के अंदर आपने किया, तो पहला अपील का जो सुनवाई है वो 45 दिनों के अंदर आ गया। अगर उससे संतुष्ट नहीं हुए तो फिर आप किसको अपील करोगे, उसके बाद आप एक्सटर्नल अपील कर सकते हो, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या इसको। अब यहाँ पे एक क्लॉज आता है और यही सबसे बड़ा परेशानी का सबब है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है फिक्स इंफॉर्मेशन कमीशन को उनके डिसीजन देने के लिए। यानी कि आपको नीचे ऑर्गेनाइजेशन लेवल से अगर रिप्लाई मिल भी गया और आप इनके पास चले गए तो हो सकता है कि ये 2 साल तक, 3 साल तक, 10 साल तक भी पेंडिंग रखते, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, वो सब। तो यही दिक्कत है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन का डिसीजन है वो बाइंडिंग है, लेकिन आप अपील कर सकते हो। कहाँ अपील करोगे, आपको नीचे के कोर्ट में नहीं जाना होगा, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है। तो आरटीआई का यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आरटीआई को आर्टिकल 19 के अंदर रखा गया है। आर्टिकल 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसको एक फंडामेंटल राइट भी माना गया है, इसीलिए आप डायरेक्ट अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब नीचे क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, अब नीचे क्या दिया है कि फर्स्ट लेवल ऑफ अपील के बारे में बता रहा है कि अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड कैन बी फाइल्ड विथ ऑफिसर सीनियर रैंक टू पीआईओ, जो कि मैंने बता दिया। पहला अपील पीआईओ से जो सीनियर रैंक का ऑफिसर है उसको आप फाइल कर सकते हैं विद इन सेम पब्लिक अथॉरिटी, सेम ऑर्गेनाइजेशन में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पीआईओ के साथ साथ आपको वहीं पे एक अपीलेट अथॉरिटी रहेगा उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चलते हैं आगे। अगला क्या है कि इसमें आरटीआई में कुछ इशू भी हैं और उस इशू को देखते हैं और उसके समाधान क्या हैं, या क्या ये उसी इशू जस्टिफाइड है कि नहीं, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि आरटीआई एक्ट जो 2005 में आया था, ऐसा ये माना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को या पब्लिक ऑफिशियल्स को और ज्यादा ओवरबर्डन कर दिया है, क्योंकि वो पहले से ही बर्डन थे अपने काम को लेकर, उन पे और बर्डन ज्यादा लाद दिया गया है और रिप्लाई बनाने में ही रह जाते हैं। यानी कि पहले से उनके पास वर्क था, अभी वो और ज्यादा ओवरलोड हो गए हैं। अब इसका जस्टिफिकेशन क्या है, इसको कंक्लूजन नहीं लिख के हम लोग जस्टिफिकेशन लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह से आरटीआई जो है वो ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी लाता है, और ये ओपननेस ट्रांसपेरेंसी है ये फंडामेंटल है एफिशिएंसी के लिए। यानी कि गवर्नमेंट कब एफिशिएंट माना जाएगा, जब उसमें ज्यादा से ज्यादा ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी हो। दूसरा जस्टिफिकेशन ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो ओवरबर्डन है, क्यों, क्योंकि उसके मिसमैनेजमेंट के चलते काम सही से मैनेज नहीं किया, इसीलिए वहां का वर्कलोड बढ़ता गया, फाइल बढ़ते गए, केसेज बढ़ते गए। तो ये एक तरह से मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। तो इससे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि वही ओवरलोड नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि अगर प्रेशर आएगा सिटीजन के द्वारा तो उससे क्या होगा कि काम, एडमिनिस्ट्रेटर का काम जो है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीमलाइन होगा। यानी कि प्रेशर के अंदर सारी चीजें सब सुव्यवस्थित हो जाएंगी पहले के अनुसार। तो ये है पहला, यानी कि ये ओवरबर्डन नहीं करता, उसके लिए आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। ये इशूज है लेकिन उसके लिए ये जस्टिफिकेशन भी है।
दूसरा है कि फाइल नोटिंग, ऐसा बोला जाता है कि जो फाइल नोटिंग है उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहिए, लेकिन आरटीआई एक्ट ये बोलता है कि फाइल नोटिंग को भी आप शेयर करना है। अब इसके लिए समझिए फाइल नोटिंग क्या होता है। जो भी फाइल होता है सरकारी संस्थाओं में, उसमें जो देखिएगा पहले पेज पे लेफ्ट साइड में एक नोट पुटअप होता है, तो इधर एक्चुअल फाइल लेटर वेटर सब रहेगा 100-150 पेज का, इधर नोटिंग होता है। तो नोटिंग का नंबर होता है, वहां क्या रहता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर लाल हरे कलम से रिमार्क्स लिखता है अपना कि क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो सारे डिसीजन वो नोट पे लिखते हैं, इसको बोलते हैं फाइल नोटिंग। अब ये बोला जा रहा है कि फाइल नोटिंग को पब्लिक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से अगर कोई भी डिसीजन लेगा एडमिनिस्ट्रेटर, अगर उसको पब्लिक करते हैं तो हो सकता है कि अगली बार से वो खुल के अपने जो थॉट्स है वो इस पेपर पे ना लिखे। तो इसी के लिए क्या था कि अपने पुराने एपीजे कलाम सर भी इसको बोलते थे कि नॉन डिस्क्लोजर को वो सपोर्ट करते थे। अब्दुल कलाम सर भी बोलते थे कि नहीं, ये डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, इससे क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर खुद से अपने बात को सही से नहीं रख पाएंगे, यानी कि एक तरह से सिक्रेसी और बढ़ जाएगी, वो खुल के अपनी बातों को नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेकिन क्या है, कारण यही था कि फ्री एंड फ्रैंक ओपिनियन विल बी हैम्पर्ड। तो इसका जस्टिफिकेशन क्या दे सकते हैं कि नहीं, इसे हैम्पर नहीं होगा, क्योंकि हर एक डिसीजन के बिहाइंड जो भी माइंड है उसको हमें जानना जरूरी है डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी थ्राइव करता है आइडिया ऑफ एंसरेबिलिटी पे। एंसरेबिलिटी ज्यादा होगी तो डेमोक्रेसी एक तरह से मजबूत होगा, और नॉन डिस्क्लोजर अगर होगा तो इससे क्या होगा, करप्शन बढ़ेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये फाइल नोटिंग को भी लगाना ये जरूरी है, ये कोई इश्यू नहीं है। तीसरा, ऐसा बोला जाता है कि जो भी कमिश्नर आते हैं, ठीक है, आर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को ही इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक सिंपैथेटिक व्यू रहता है टुवर्ड्स अपने फेलो कर्मचारी, यानी कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हुआ, ब्यूरोक्रेसी का ही पार्ट था, अगर ब्यूरोक्रेसी कुछ गलती कर रही है तो हम उस पर फाइन न करके, जैसे डिले होता है किसी भी आरटीआई एप्लीकेशन को अगर डिले से भेजते हैं अगर रिप्लाई, तो वो चार्ज होता है, उस पर वो चार्ज किसको देना होता है, पीआईओ को वो चार्ज पैसा देना होता है। ठीक है, अगर आप डिले करेंगे तो। लेकिन ये डिसीजन किसके पास रहता है, एप्लीएट अथॉरिटी के पास रहता है, कि वो इसको वेव ऑफ कर सकता है, इसको कंडेन कर सकता है कि नहीं, हो सकता है कि कोई इलनेस के चलते या कोई इनका प्रॉब्लम रहा होगा, इसलिए उसको एक तरह से कंडोन ऑफ कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रहते हैं वो पुराने ब्यूरोक्रेट्स ही रहते हैं जो कि रिटायर हो गए रहते हैं। तो इसलिए जो भी एप्लीकेट अथॉरिटी वो उनको क्या कर देती है, एक तरह से कंडोन ऑफ कर देती है इलनेस वगैरह किसी को लेकर। तो इससे क्या होता है कि कार्य एक तरह से बाधित होता है, हम लोग स्टैंड स्टिल हो गए, डिले तो हुआ, हमें इन्फॉर्मेशन मिला भी नहीं, और एप्लीकेट अथॉरिटी के पास गए तो वो भी बोला कि ठीक है वो बीमार था इसलिए नहीं दे पाया। तो उस तरह का सिस्टम से क्या होता है, सिस्टम हमारा गड़बड़ होता है। तो इसीलिए क्या है कि हमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ इनको भर्ती ना करके इनके साथ साथ डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग से आने चाहिए। हो सकता है कि कहीं दूसरी जगह से भी लोग आए, ब्यूरोक्रेट्स ही ना रहे। ठीक है, और वो ब्यूरोक्रेट्स अभी अगर ले भी रहे होंगे तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड जिनका अच्छा हो उसी तरीके से ब्यूरोक्रेट्स को लेना चाहिए, यानी भर्ती करना चाहिए, ताकि ज्यादा सिंपैथेटिक ना हो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। ठीक है, इससे ज्यादा इफिशियंसी आएगी, नहीं तो ऐसे इफिशियंसी हैम्पर हो रही है उन्हीं को सपोर्ट में अगर कुछ कर रहे हैं तो। चौथा इशू है कि मालाफाइड केसेज बढ़ गए हैं। ठीक है, किसके खिलाफ, ऑफिशियल्स के खिलाफ, और हरासमेंट भी होता है आरटीआई एक्टिविस्ट का। तो जो इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं उन पे देखिए कि कभी कभी हमला होता है। और दूसरा क्या होते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि जबरदस्ती किसी भी ऑफिसर को या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसको नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है, मतलब जानबूझ के लोग आरटीआई डालते हैं। नंबर्स ऑफ आरटीआई काफी बढ़ रहे हैं इससे, लेकिन तो इसका जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि जो भी मालाफाइड केसेज हैं वो क्यों हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि कैसे फाइल किया जाए आरटीआई। तो वो तरह तरह के डिफरेंट आरटीआई डालते हैं, यानी कि उनमें मैच्योरिटी लेवल काफी कम है, वो मैच्योर नहीं है, इसके चलते ये हो रहा है। ठीक है, और जो भी ऑफिसर हरास किए जा रहे हैं वो कौन है, जो कि अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं किए हैं सही से। तो अगर किसी के खिलाफ आरटीआई में कुछ पूछा भी जा रहा है तो वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं किया है, तभी तो उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको ऐसा नहीं लेना चाहिए कि ये गलत इंटेंशन से कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है कि आपने अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं की है, इसलिए आरटीआई में कोई बदलाव नहीं करने की जरूरत नहीं है। ये जो ठीक है, अगर मालाफाइड केसेज है तो इसका जो पॉजिटिव है सामने वाले के निगेटिव को मतलब एक तरह से बैलेंस कर देता है। हो सकता है कि मालाफाइड केसेस ज्यादा हो, लेकिन हमें आरटीआई से उतना फायदा भी है, तो इसलिए इस चीज को चलने देना चाहिए। तो ये था डिस्कशन। अगर लगता है कि ये स्लो है तो आप इसको फास्ट करके देख सकते हैं। धन्यवाद।